हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, एंड वी विल सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। देखो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अगर दो चार्जेस मुझे दिए हो Q1 एंड Q2 और मुझे फाइंड करना हो कि दोनों के ऊपर क्या फोर्सेस आते हैं। मान लो Q1 के ऊपर फोर्स क्या आ रहा है, तो Q2 जो भी फोर्स लगाएगा से इन दिस डायरेक्शन इट इज F12, और आप इसकी वैल्यू को लिख सकते थे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और टू बी प्रिसाइज R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। पर यहां पे अब तक हमने जो बात की उसमें हमने सिर्फ दो चार्ज के प्रेजेंस की बात की थी। अगर सपोज करो यहां पे एक और चार्ज प्रेजेंट है Q3, तो क्या होगा? तो यहां पे पहली बात, Q2 जो भी फोर्स लगा रहा है Q1 पे, जिसकी वैल्यू F12 है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q3 भी Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, लेट अस से दिस इज द फोर्स F13, तो रिजल्टेंट फोर्स जो Q1 पे है वो F12 और F13 का वेक्टर सम हो जाएगा। आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज करो कि दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, अगेन F3 फोर्स भी लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या मिलेगा? तो इसका रिजल्टेंट फोर्स F1, F2 और F3 का वेक्टर सम होगा, राइट? कुछ इसी तरह अगर एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में, तो Q1 पे ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो सबका वेक्टर सम आएगा। नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज विल बी फोर्स ड्यू टू द सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज। अगर ज्यादा चार्ज हो तो इट कैन बी अगेन F14 और एनी नंबर ऑफ चार्जेस, राइट ना? तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में, उन सब का वेक्टर सम ये हमें रिजल्टेंट फोर्स देगा Q1 पे, ठीक है? तो बस यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वी हैव टू स्टडी दैट। सो इन स्टेटमेंट हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यही है, total force on any charge due to number of the other charge is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken at a time। तो सपोज करो कि एक सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दी हो, और यहां पे सपोज देयर आर certain charges given to you like Q1, Q2, Q3 so on till Qn। इन सब की पोजीशन वेक्टर्स से इट इज R1, R2, R3 एंड Rn। अगर मुझे Q1 के ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो कितना आएगा? देखो, Q2 की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी F12, Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन F13, एंड nth चार्ज की वजह से जो भी फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी F1n, है ना? सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाय F12 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 square into unit vector R12। Similarly, F13 will be given by 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 square into unit vector R13। So on you can continue for nth charge। F1n will be given by 1/4πε0 Q1 Qn upon
r1n square into unit vector r1n. So net force on F1, it is given by vector sum of all these individual forces, right ना, सभी individual forces का vector sum मिलेगा, F12 plus F13 so on till F1n. अच्छा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं उसे कॉमन निकालता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर into unit vector r13 so on till nth vector q1 qn upon r1n square into unit vector r1n. Furthermore, मैं इसको मैथमेटिकली लिख सकता हूँ Q1 upon 4 pi epsilon naught into sigma Qi upon R1i square into unit vector R1i, where I is equal to 2 to n, है ना, ये I यानी कि ये जो सेकेंड चार्जेस है जिसकी वैल्यूज 2, 3 till n तक हो सकती है. So that I have represented by I. So this is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि अगर एक चार्ज के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस, एक से ज़्यादा चार्जेस के फोर्स लग रहा है, तो हमारा टोटल जो फोर्स आएगा वो इन सब का वेक्टर एडिशन होगा. तो एक बार दोबारा से इस पॉइंट को, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का. इसका पहला स्टेटमेंट यही है कि अगर एक चार्ज के ऊपर एक से ज़्यादा दूसरे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो बस सबका वेक्टर एडिशन कर दो, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा. और हमारे सेकेंड स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि अगर Q2 चार्ज Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो कोई दूसरा चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Q2 का जो फोर्स है वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है ना. सो इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. So that is the superposition principle. Now let us solve some sums based on the superposition principle. इस न्यूमेरिकल में आपको 3 चार्जेस दिए हुए, Q1, Q2 एंड Q3, तीनों की वैल्यू इक्वल है. आपको फाइंड करना है कि सेंट्रोइड पे जो कैपिटल Q चार्ज है वहां पे इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है. अब देखो, क्योंकि ये कैपिटल Q चार्ज सेंट्रोइड पे है तो हम लोग ज्योमेट्री से ये पता कर सकते हैं कि तीनों तीन वर्टेक्स से ये डिस्टेंस इक्वल होगा. सपोज करो कि आप ये इस डिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है. ऑल द 3 डिस्टेंस आर इक्वल एंड सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल r. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एट O. एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि तीनों चार्ज का डिस्टेंस सेम आता है फ्रॉम O, तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा. तीनों ही चार्जेस का फोर्स सेम होगा एट कैपिटल Q एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. नाउ let us talk about direction. So suppose करो कि यहाँ पे मैं 2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करता हूँ, x एक्सिस एंड y एक्सिस पे. F1 का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है? इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन नेगेटिव j डायरेक्शन. सो F1 को अगर मैं वेक्टर वाइज रिप्रेजेंट करूं तो इसका वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q into capital Q by R square in negative j cap direction. Now for simplicity मैं एक काम करता हूँ, इस वैल्यू को 1/4 pi epsilon naught into Q into capital Q by R square को मैं सिर्फ F से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में F1 का अब वैल्यू हो गया माइनस एफ जे कैप. Similarly, let us see the direction for F2. यहां पे ये एंगल Q2 का, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा. तो ऐसे केस में B से O की तरफ का ये जो एंगल बनेगा वो हाफ ऑफ 60 यानी कि 30 डिग्री बनेगा. तो जो F2 है वो x एक्सिस के साथ तो 30 डिग्री बना रहा है. तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट पॉजिटिव x के साथ बनेगा f cos 30 एंड दूसरा वाला पॉजिटिव y के साथ बनेगा f sin 30 डिग्री. सिमिलरली F3 के भी इसी तरह दो कंपोनेंट होंगे, f cos 30 एंड f sin 30. बस फर्क ये रहेगा कि F3 का जो cos कंपोनेंट है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में आ रहा है. सो मैथमेटिकली हम यहाँ पे F2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज f cos 30 I कैप प्लस f sin 30 j कैप, which is again equal to √3/2 f I कैप प्लस f/2 j कैप. एंड F3 को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस f cos 30 I कैप से, राइट ना, क्योंकि f cos 30 नेगेटिव है, एंड प्लस f sin 30 j कैप डायरेक्शन में. And that is equal to, if I put the value I will get minus √3/2 f I cap plus f/2 j cap. So now resultant force will be sum of these three vectors, right ना, f1 plus f2 plus f3, तीनों का समेशन होगा. अब आप यहां पे देखो F2 और F3 में √3/2 f I कैप एंड माइनस √3/2 f I कैप तो कैंसल हो जाएगा व्हेन यू विल ऐड देम. सो रिमेनिंग में J डायरेक्शन में F1 के लिए आपको मिल रहा है माइनस f इन J कैप डायरेक्शन प्लस f/2 इन J कैप प्लस f/2 इन J कैप. Now again सबका समेशन आ रहा है 0. So the net force at O is 0 Newton. Now let us see the next sum. यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि तीन चार्जेस अगेन वर्टेक्स पे रखे हैं, बट इनकी वैल्यू अलग अलग है. Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव Q है, जबकि Q3 पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज नेगेटिव Q. आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी Q1, Q2 और Q3 तीनों पे इंडिविजुअली कितना फोर्सेस लग रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है. लेट अस स्टार्ट विथ द चार्ज एट Q1. Q1 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा, जैसा हमने एरो में यहाँ पे बता रहे हम लोग. और जो Q3 का चार्ज होगा, क्योंकि साइन ऑपोजिट है, सो एट्रैक्टिव फोर्स होगा. सो अलोंग द वेक्टर F13 इसका चार्ज होगा. दोनों का ही वेक्टर एडिशन हमें मिलेगा F1, राइट, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो. यहाँ पे F12 और F13 मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है. इनकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है, खाली डायरेक्शन अलग होगी, राइट. दोनों का ही समेशन, इन दो F12 और F3 दोनों को ही एक्चुअली सपोज करो कि इट इज इक्वल टू F4 नाउ. सो हियर F1
is the vector sum of F12 plus F13. So by parallelogram law of vector addition 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना हो तो इट विल बी इक्वल टू F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा F12 और F13 के बीच का एंगल होगा. एंड बाय ज्योमेट्री हमें ये पता चल रहा है कि F12 और F13 के बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, राइट ना. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस है द एक्सटर्नल एंगल विल बी 120. मोर ओवर F12 और F13 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो हमने F ही ली है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F इंटू F कॉस 120. अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पे इसको F डैश कर देता हूँ या सिंपली F1 लिख देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. सो F1 इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करें, cos 120 की वैल्यू कितनी आती थी? cos 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ. सो पुटिंग दिस वैल्यूज हियर, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू f. ऑल्सो मैं यहाँ पे अगर f1 की डायरेक्शन की बात करूं तो बाय ज्योमेट्री ये जो डायरेक्शन है, ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, है ना. 120 का हाफ ही होगा, 60 डिग्री मिलेगा मुझे. 60 डिग्री मतलब कि उसका डायरेक्शन B से C की तरफ जो लाइन जाती है उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में आ रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ F1 is along unit vector R1, where vector R1 is a unit vector along the direction of BC. तो ये हो गया F1 के ऊपर का फोर्स. F1 इज इक्वल टू F टाइम्स यूनिट वेक्टर R1. सिमिलरली अगर मैं F2 की डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे F2 का वैल्यू F1 के जितना ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज. सो F2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू F टाइम्स R2, है ना, यूनिट वेक्टर R2. यहाँ पे R2 ये जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर R2, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम A टू C. यूनिट वेक्टर R2 is along AC. Also F इसकी वैल्यू हमने आगे ऑलरेडी कैलकुलेट की है. वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. तो ये हो गया फोर्स F2. नाउ द नेक्स्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q3. यहां पे अगर आप डायग्राम में देखो तो Q3 पे F31 और F32 दोनों ही along the direction C2A and C2B लग रहे हैं. दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा. ऑफ कोर्स F31 एंड F32 की वैल्यू तो अगेन F के जितनी ही आ रही है, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. बट दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. तो ऐसे केस में F3 वेक्टर, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री होगा इस बार, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री आता था. सो कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2. सो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, आपका फाइनल आंसर यहां पे आएगा √3F. मोर ओवर
F3 का जो डायरेक्शन होगा दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB, है ना. सो इन वेक्टर नोटेशन F3 विल बी इक्वल टू √3f इंटू यूनिट वेक्टर n कैप. याद रखना ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे स्पेसिफाई करना कि ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है. यहाँ पे n कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर along the direction bisecting the angle BCA. सो यहाँ पे जो एंगल BCA आ रहा है उसको बाइसेक्ट करता हुआ जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है. सो दीज आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3. So students, these were the topics discussed today. Now next lecture में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे. Till then, have a nice day. Goodbye.